हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 7, जो है मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस। इसमें हमने ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 देखा था। पार्ट 1 में हमने देखा था रेगुलेशन नंबर 71, आउटलेट्स फ्रॉम अ माइन। उसमें सारे जो भी प्रोविजंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी। अब हम रेगुलेशन नंबर 72 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, रेगुलेशन नंबर 72। रेगुलेशन नंबर 72 में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास में। होता है वर्किंग शाफ्ट्स। उसमें देखते हैं सब रेगुलेशन 1 क्या बोल रहा है। ऑल एंट्रेंसेस टू द माइन शाफ्ट शाल बी एडिक्वेटली इल्यूमिनेटेड थ्रू आउट वर्किंग आवर्स। जितने भी वर्किंग आवर्स में वहाँ पे काम चलेगा शाफ्ट्स में, उसके सारे ही जो एंट्रेंसेस रहेंगे शाफ्ट के, दैट शुड बी एडिक्वेटली इल्यूमिनेटेड। सब रेगुलेशन 2 क्या बोल रहा है। एवरी शाफ्ट इन यूज और इन कोर्स, जो भी शाफ्ट यूज में है या फिर शाफ्ट सिंकिंग का मतलब शाफ्ट सिंकिंग शुरू है, उसमें शाफ्ट बनाने का काम शुरू है, ऑफ बीइंग संक, एंड एवरी इंक्लाइन, और सारे ही इंक्लाइंस और अदर आउटलेट्स शैल बी मेड एंड केप्ट सिक्योर। जो भी उनको सिक्योर बनाना है और उनको सिक्योर रखना है। ओके, नेक्स्ट सब रेगुलेशन 3 क्या बोलता है। एवरी शाफ्ट इन द कोर्स ऑफ बीइंग संक, जो भी शाफ्ट जो है जिनका सिंकिंग शुरू है, शाफ्ट सिंकिंग शुरू है जहाँ पे भी, शैल बी प्रोवाइडेड विथ अ परमानेंट लाइनिंग ऑफ मेटल, कंक्रीट और मैसनरी। जहाँ पे परमानेंट लाइनिंग बनानी पड़ेगी, विच शैल एट नो टाइम बी मोर देन 6 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द शाफ्ट। जो भी शाफ्ट सिंकिंग शुरू होगी, शाफ्ट सिंकिंग में क्या होगा, जो भी उसमें परमानेंट लाइनिंग देनी है। लाइनिंग उसको सपोर्ट के लिए यूज होती है। जो ऐसे हम लोग उसको शाफ्ट जो है वो शाफ्ट कोलैप्स ना हो जाए, शाफ्ट के साइड्स जो है वो कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए हम उसको सपोर्ट के लिए लाइनिंग देते हैं। परमानेंट और टेम्पररी लाइनिंग होती है उसमें। तो शाफ्ट को क्या बोल रहे हैं, परमानेंट लाइनिंग प्रोवाइड करना है, जो कि मेटल की रहेगी, कंक्रीट की रहेगी या तो मैसनरी की रहेगी, जो कि बॉटम से मैक्सिमम आप 6 मीटर तक, मतलब बॉटम, अगर जैसे यहाँ पे शाफ्ट सिंकिंग शुरू है, ये शाफ्ट है और ये हमारा बॉटम है, तो अगर ये 6 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से ये 6 मीटर तक है, तो कम से कम यहाँ तक तो लाइनिंग चाहिए। यहाँ तक तो लाइनिंग चाहिए है, यहाँ तक सपोर्ट चाहिए है। उसके बाद में जैसे जैसे ये नीचे नीचे जाएगा, तो इसको भी नीचे नीचे लेके लाएंगे। मतलब बॉटम से 6 मीटर का आपको रिलैक्सेशन दिया है, उसके ऊपर आपको पूरा लाइनिंग प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट वेयर iron or steel rings with a substantial lagging are used, जहाँ पे आयरन या स्टील रिंग्स यूज किए हैं विथ सब्सटेंशियल लैगिंग आर यूज्ड below the permanent lagging and are kept close to the bottom of the shaft, this distance may be increased to not more than 20 मीटर्स। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर स्टील रिंग्स यूज किए गए हैं, स्टील रिंग्स और आयरन रिंग्स यूज किए गए हैं विथ अ सब्सटेंशियल लैगिंग बिलो द परमानेंट लैगिंग के नीचे, और जो कि केप्ट क्लोज टू द बॉटम ऑफ द शाफ्ट, जो कि बॉटम तक पहुंचाया गया है, तो फिर ये जो परमानेंट लाइनिंग है उसका डिस्टेंस आप 20 मीटर्स तक रख सकते हो, लेकिन 20 मीटर्स के फिर नीचे आपको आयरन रिंग्स या स्टील रिंग्स आपको लगाने पड़ेंगे, फिर पूरा बॉटम तक। ठीक है, फिर ये भी डिस्टेंस जो है, ये जो स्टील रिंग्स और आयरन रिंग्स है, ये आ गया टेम्पररी लाइनिंग में। तो उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर जितना भी डिस्टेंस है 20 मीटर्स के ऊपर में, वो आपका परमानेंट लाइनिंग से होना चाहिए। नेक्स्ट, provided further that in the case of shaft where special conditions exist which make compliance with the provisions of this sub-regulation not necessary, the regional inspector may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, grant exemption from the operation thereof.
जहाँ पे स्पेशल कंडीशंस है, जहाँ जहाँ शाफ्ट सिंकिंग शुरू है और उसमें स्पेशल कंडीशंस है जहाँ पे ये जो सब रेगुलेशन है, ये सब रेगुलेशन का कंप्लायंस नेसेसरी नहीं है, तो रीजनल इंस्पेक्टर आपको बोल सकता है कि ठीक है, इसमें एग्जाम्पशन हम दे देंगे। नेक्स्ट, सब रेगुलेशन 4, surface and seepage water shall be channeled in such a way as to prevent it from falling freely into the shaft। सरफेस और सीपेज वाटर जो भी है, सरफेस और सीपेज वाटर वो सारा ही चैनलाइज करना है, जिसमें से मतलब जैसे कि जो शाफ्ट में वो पानी सीधा सीधा फ्रीली फॉल ना करे, वो साइड से निकल जाए। सब रेगुलेशन 5, द टॉप ऑफ ऑल इनसेट्स एंड द बॉटम ऑफ every working shaft and the sum thereof shall be kept clear and free from loose material, tools and debris। top सारे ही insets और bottom of every working shaft and the sum shall be kept clear and free from loose material, tools and debris। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन 73। रेगुलेशन 73 किस बारे में बात कर रहा है? फेंसिंग्स एंड गेट्स एट आउटलेट्स। अब रेगुलेशन 1 क्या है? एवरी एंट्रेंस टू अ माइन फ्रॉम द सरफेस, माइन से जो भी एंट्रेंस होगा सरफेस पे, माइन का एंट्रेंस, एंड द टॉप ऑफ ऑल एंट्रेंसेस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम इंक्लूडिंग द सम if any of every working ventilating or pumping shaft shall be kept securely fenced, so designed and constructed as to prevent any person accidentally falling down the shaft or coming into contact with a moving part of the hoisting equipment provided in the shaft। सारे ही शाफ्ट का टॉप जो है वो शाफ्ट का टॉप और बॉटम जो है या फिर सम जो है वो इस तरीके से आपको सिक्योरली फेंस करने पड़ेंगे कि उसमें कोई भी पर्सन जो है वो एक्सीडेंटली उसमें गिर ना जाए। ओके, या फिर किस जो भी मूविंग पार्ट होगा या हॉइस्टिंग इक्विपमेंट का मूविंग पार्ट होगा, केजेस का मूविंग पार्ट होगा या रोप्स होंगे, उसके कांटेक्ट में ना आए। इस तरीके से आपको उसको फेंसिंग करना है। सब रेगुलेशन 2 क्या है? एवरी वॉकेबल एंट्रेंस फ्रॉम द सरफेस टू द वर्किंग बिलो ग्राउंड, every walkable entrance from the surface to the workings below ground shall be provided with a substantial gate which shall be kept closed and locked when there are no persons below ground। जो भी वॉकेबल डिस्टेंस है अंडरग्राउंड आने के लिए, सरफेस में से अंडरग्राउंड आने के लिए वॉकेबल डिस्टेंस जो भी है उसमें एक गेट देना पड़ेगा। वो गेट क्या करेगा? जब भी कोई पर्सन अंडरग्राउंड में नहीं है तो शैल बी केप्ट क्लोज्ड, और उसको लॉक किया जा सके, ऐसा गेट देना है। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच एंट्रेंस इज नॉट यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ इनग्रेस और इग्रेस इन और आउट ऑफ द माइन, इट शैल बी परमानेंटली क्लोज्ड so as to effectively prevent persons from entering therein। हाँ, ऐसा जो भी एंट्रेंस जो कि यूज में नहीं है, अभी यूज में नहीं है, किसी भी काम के लिए पर्सन्स का आने जाने के लिए या जो भी है, तो उसको परमानेंटली क्लोज करना है आपने। क्यों करना है? सो एज टू इफेक्टिवली प्रिवेंट पर्सन्स फ्रॉम एंटरिंग देयर। नेक्स्ट, रेगुलेशन नंबर 74, outlets from mine parts। Every part of a mine shall where practicable be provided with at least 2 ways of affording means of egress to the surface। जो भी पार्ट ऑफ माइन है जहाँ पे भी पॉसिबल होगा उसको क्या प्रोवाइड करना है? एटलीस्ट 2 वेज ऑफ अफोर्डिंग मीन्स ऑफ इग्रेस टू द सरफेस। 2 वेज आपको सरफेस में आने के लिए प्रोवाइड करना है। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी डाउट अराइजेस, जहाँ पे भी डाउट आएगा एज टू वेदर द प्रोविजन ऑफ 2 सच वेज इज प्रैक्टिकेबल और नॉट, शैल बी रेफर्ड टू द चीफ इंस्पेक्टर फॉर द डिसीजन। चीफ इंस्पेक्टर ही आपको बताएंगे कि यहाँ पे दो आउटलेट्स जो है, 2 इग्रेस प्रोवाइड करना पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है, अगर कहीं पे डाउट है तो।
मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको प्रोवाइड करना ही है, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल होता ही है। नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 75, periodic examination of shaft, incline and other outlets. Sub regulation 1 क्या बोल रहा है? Every shaft, incline and other outlets provided as required by regulation 71 shall be examined at least once in every 7 days. हर 7 दिन में एक बार तो भी एग्जामिन करना है by an overman or other competent person, and a report of every such examination shall immediately thereafter be recorded in a bound page book. उसकी रिपोर्ट लिखना है अपने रिपोर्ट बुक में, kept for the purpose and shall be signed and dated by the person making the examination. नेक्स्ट सब रेगुलेशन 2, सब रेगुलेशन 1 क्या बोल रहा है? 7 दिन में एग्जामिन करना है ओवरमैन ने या कॉम्पिटेंट पर्सन ने, और उसको रिकॉर्ड बुक में नोट करना है, उसको साइन करना है, उसको डेट डालनी है। एवरी मैकेनाइज्ड आउटलेट शैल बी एग्जामिन्ड एटलीस्ट वंस इन एवरी 7 days बाय एन इंजीनियर। हर 7 दिन में एटलीस्ट एक बार तो भी मैकेनाइज्ड अगर आउटलेट है तो उसको इंजीनियर के द्वारा और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के द्वारा और फोरमैन के द्वारा और एनी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन ड्यूली ऑथोराइज्ड इन राइटिंग बाय द इंजीनियर एंड, हाँ, इनके द्वारा आपको एग्जामिन करवाना है 7 दिन में एटलीस्ट एक बार तो भी, एंड अ रिपोर्ट ऑफ एवरी सच एग्जामिनेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन अ बाउंड पेज बुक and kept for the purpose and signed and dated by the person making the examination same. Next subregulation 3, the bound page book so maintained under subregulation 1 and 2 by the electrical supervisor or foreman or any other competent person shall also be checked and countersigned by the engineer and manager. जो रिपोर्ट बुक रहेगी जो उसमें सब रेगुलेशन 1 और 2 में बताई गई है, जिसमें जो एग्जामिनेशन ऑफ आउटलेट्स या इग्रेस इनग्रेस इनके जो एग्जामिनेशन किया जाएगा कॉम्पिटेंट पर्सन्स के द्वारा, उसको इंजीनियर और मैनेजर ने काउंटर साइन करना है, चेक करना है और काउंटर साइन करना है टाइम टू टाइम. If at the time of such examination or at any other time the shaft, incline or other outlet is found to be not safe, अगर सेफ नहीं दिखाई देता है किसी भी एग्जामिनेशन के दौरान या कोई और टाइम पे भी, इट शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट एज इट्स नेचुरल एयरवे until it has been made safe in all respects, and a report of every such action shall be recorded in book kept under subregulation 1. अगर किसी भी एग्जामिनेशन के टाइम पे या कोई और अदर टाइम पे कोई भी शाफ्ट, इंक्लाइन या फिर आउटलेट अगर आपको सेफ नहीं दिखता है तो उसको किसी भी पर्पस के लिए आप यूज नहीं करेंगे सिवाय नेचुरल एयरवे के. मतलब उसको सील ऑफ नहीं करना है, एयर पास होते रहेगी, लेकिन उसको आपको सेफ करने तक, जब तक वो सेफ नहीं हो जाता, सेफ करवाना है उसको, और सेफ जब होगा उसके बाद ही किसी और पर्पस के लिए यूज होगा, अदरवाइज उसको यूज नहीं होगा. और ऐसे जो भी रिपोर्ट्स रहेंगे उसका भी उस रिकॉर्ड बुक में मेंशन करना है उसको, रिपोर्ट ऑफ सच एवरी एक्शन टेकन की, उसके लिए आपने क्या क्या किया है वो सारा एक्शंस आपको उसमें रिकॉर्ड बुक में रखना है. तो यही था गाइस अपना चैप्टर नंबर 7 मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस. इसमें रेगुलेशन नंबर 71 से लेकर रेगुलेशन नंबर 75 तक है. तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.